नमस्ते, सदावत सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो AMCA को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों जापान अब भारत के AMCA और पनडुब्बियों के लिए बैटरियों के निर्माण के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हुआ है। इस बारे में जापान के राजदूत ने विशेष जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों भारत और जापान ने अभी हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर काफी बातचीत भी की है, जिसमें कि भारत के रक्षा मंत्रालय और जापान के रक्षा मंत्रालय ने कई परियोजनाओं पर सहयोग करने की सहमति भी व्यक्त की है। दरअसल भारत और जापान की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक वर्चुअल जो मीटिंग थी वो आयोजित की थी। दोस्तों इसके अलावा जापान भारत के मेक इन इंडिया जो परियोजना है उसमें भी सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही जापान के राजदूत ने कहा कि दोनों ही पक्ष नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों में विशेषज्ञता को साझा करते हैं और वो भारत के AMCA प्रोजेक्ट और उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स और मटेरियल को भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना ने जापान के साथ उनके नौसेना जहाज और लिथियम बैटरी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सहयोग करने की भी पेशकश की है। यानी कि दोस्तों जापान भारत के AMCA और भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में भी साथ में मिलकर काम करना चाहता है। इसके अलावा नौसेना के जहाज और निर्माण के लिए तो भारतीय नौसेना ने तो ऑफर भी किया जापान को। ऐसे में ये अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। दोस्तों अगली खबर अस्त्रा मार्क 2 को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO अब अस्त्रा मार्क 2 के लिए एथिलीन, प्रोपिलीन, डायन मोनोमर केवलर रबर की लाइनिंग की खरीद करेगा। इसका इस्तेमाल रॉकेट केसिंग को गर्म गैसें से बचाने के लिए किया जाएगा। अस्त्रा MK2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए DRDO तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही इसके परीक्षण की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि एथिलीन, प्रोपिलीन, डायन मोनोमर केवलर रबर लाइनिंग एक प्रकार की सिंथेटिक रबर है। ये काफी टिकाऊ और लचीली होती है और इसका कई तरीके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। दरअसल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पनडुब्बी विनाशक पोत यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट ASW SWC परियोजना पर काम शुरू कर चुका है। इसके तहत छठे और सातवें यानी कि BY528 और BY529 के निर्माण का काम शुरू हो गया है और इसके निर्माण के लिए जो स्टील की कटिंग थी वो 30 अगस्त 2022 को शुरू हो गई है। दरअसल किसी भी युद्धपोत के निर्माण के लिए स्टील की कटाई ढलाई के काम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से युद्धपोत के निर्माण की तैयारी होने लगती है। CSL में इन जहाजों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ा बढ़ावा देगा और इस तरीके के युद्धपोत से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट खास तरीके की कोवेट्स होती हैं। भारत के पास कोमर्ता क्लास, कोरा क्लास, खुखरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 22 कॉर्वेट्स हैं और इनमें से सबसे भारी है कोमर्ता क्लास के कॉर्वेट्स जो 3300 टन वजनी है और INS कोमर्ता एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है। कॉर्वेट्स में ऐसी तकनीक होती है जो पनडुब्बियों को खोज कर उन्हें टॉर्पीडो या फिर रॉकेट लॉन्चरों से मारकर नष्ट कर देती है। इसके रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम काफी अत्याधुनिक होते हैं। इसमें रैपिड गन माउंट AK-630 गन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात की जाती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना की वर्तमान स्थिति और आने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की है और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ स्लाइड शोज भी प्रदर्शित किए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A की 4 स्क्वाड्रन, AMCA मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन, AMCA मार्क 2 की 5 स्क्वाड्रन और MRFA के तहत 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल करेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 16 MiG-29, 12 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट भी रशिया से लेने वाली है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि वायुसेना 127 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, आर्चर UAV, ऑटोनॉमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और 10 MQ-9 पीडिएटर ड्रोन्स भी खरीदने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना S-400 के 5 स्क्वाड्रन्स भी खरीद रही है, जो कि अब भारत को मिलने भी लग गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MRSAM की 18 स्क्वाड्रन्स और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 640 मिसाइलें और इसके साथ ही वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेल्थ डिटेक्शन रडार सिस्टम को भी भारतीय वायुसेना खरीदेगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना 61 यानी कि 61 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी खरीदने वाली है। इसके अलावा I-STAR एयरक्राफ्ट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 6 अतिरिक्त फ्लाइट रिफ्यूलर्स को भी खरीदेगी, जो कि अभी पाइपलाइन में है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि 6 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो कि एक्स एयर इंडिया एयरबस 321 एयरक्राफ्ट पर आधारित है, ना कि जो कि मीडिया में बताया जा रहा है कि ये A319 पर आधारित है। दोस्तों अगली खबर भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि भारत रशिया के साथ TU-160 को लीज पर लेने की बात कर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि TU-160 1960 के दशक में डिजाइन किए गए थे और इन बॉम्बर्स को दूसरे फाइटर जेट से स्कॉट करना पड़ता है। भारतीय वायुसेना इस तरीके के बॉम्बर्स की बजाय लंबी दूरी के हथियारों को प्राथमिकता दे रही है।
जो कि दुश्मन के टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आगे बताया कि भारतीय वायुसेना के पास इतना बजट भी नहीं है कि वो TU-160 की फ्लीट को ऑपरेट कर सके। दोस्तों, अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो है MiG-29K को लेकर। दरअसल MiG-29K को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये MiG-29K धीरे धीरे पुराने पड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें अपग्रेड करने की जो बात भारत ने रशिया से की थी, रशिया ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया था। इसके अलावा HAL को उन्होंने इसके सोर्स कोड भी नहीं दिए थे, खास करके इसके मिशन कंप्यूटर को लेकर। ऐसे में दोस्तों, भारतीय नौसेना को एक बड़ी दिक्कत आ सकती थी, तो कमान संभाल ली थी DRDO और HAL ने। कहा जा रहा है कि HAL अब MiG-29K के लिए नया मिशन कंप्यूटर का टेस्ट कर रहा है। MiG-29K जो कि कैरियर बॉर्न फाइटर जेट है, और अब इसकी खास बात यह है कि इस नए मिशन कंप्यूटर से MiG-29K में रशियन हथियार ही नहीं बल्कि पश्चिमी हथियारों के साथ साथ स्वदेशी हथियारों को भी इंटीग्रेटेड किया जा सकेगा। कहा यह जा रहा है कि जून 2022 से ही भारत ने इस मिशन कंप्यूटर की टेस्टिंग शुरू कर दी थी और ये जो टेस्टिंग है और ये जो ट्रायल है वो मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि DRDO ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के तहत मिशन कंप्यूटर जो वो तैयार कर रहे हैं उसी का एक डेरिवेटिव बनाया है MiG-29K के मिशन कंप्यूटर के लिए। और एक बार ये ट्रायल जो है वो सफल हो जाएगा तो उसके बाद भारत MiG-29K में अस्त्रा MK1, ASRAAM और रुद्र मार्क 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल लगा सकता है। यानी कि अब रशियन फाइटर जेट्स पर भारत पश्चिमी हथियारों को भी लगाएगा, यानी कि अमेरिका की मिसाइलों को भी लगा सकता है, इसके साथ साथ अपनी स्वदेशी मिसाइलों को भी लगा सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक खबर ये आई थी कि यूक्रेन ने अपने MiG-29 फुलक्रम से अमेरिका की AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल को दागा है रशिया के ऊपर। यानी कि दोस्तों, मिशन कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत भी इसी तरीके के परिवर्तन कर रहा है और ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। आपको मालूम ही चल चुका होगा कि अमेरिका की सेना ने करीबन 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है। हालांकि दोस्तों, तकनीकी समस्या कहीं भी और कभी भी आ सकती है, लेकिन इसका असर सीधा तौर पर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत भी करीबन 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा उनके 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड करना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों में अचानक से आग लग रही है, जिसके पीछे का कारण यह है कि इंजन में तेल का रिसाव हो रहा था। हालांकि इस फॉल्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है और हो सकता है कि भारतीय वायुसेना के पास जो मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी किसी तरीके का जो परिवर्तन किया जाना है वो हो सकता है। हालांकि दोस्तों, तकनीकी समस्या लगातार अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ रही है। इससे पहले इजराइल ने भी अपने F-35 विमानों को ग्राउंड कर दिया, क्योंकि उनमें भी कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है जिसे अभी सॉर्ट आउट किया जाना बाकी है। यही वजह है, इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, स्वदेशी हथियारों पर इसीलिए फोकस किया जाना जरूरी होता है कि आपको सब चीजें मालूम रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। ऐसे में दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया ने जिस तरीके से भारत को MiG-29K के लिए मिशन कंप्यूटर को अपग्रेड करना और सोर्स कोड देने से मना कर दिया था, तो समस्या तो भारत के लिए खड़ी होनी थी। इसके अलावा ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इशू आया, अगर ये ग्राउंड हो जाते किसी कारणवश तो भारत के लिए तो एक बड़ी समस्या हो जाती, क्योंकि हमें वहीं से लोगों को बुलवाना पड़ता, वहीं से टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ता। यही नहीं, भारी भरकम पैसा तो ये लोग लेते ही, साथ ही कई बार अगर रिश्ते थोड़े से खराब चल गए तो समझ लो कि आपकी सारी चीजें बहुत सारी हैं। स्वदेशीकरण इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगली खबर दोस्तों चाइना से आ रही है। दरअसल चाइना ने एक सुसाइड ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि अमेरिका के F-35 प्लेन को भी ढेर कर सकता है। कहा जा रहा है कि चीन के पास वुजान 8 नाम का एक हाइपरसोनिक ड्रोन है और इसे चीन का एक रहस्यमयी हथियार कहा जा रहा है। साल 2019 में चीन ने अपने इस ड्रोन का टेस्ट किया था। चीन के इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। काले रंग का ये ड्रोन हाइपरसोनिक फ्लाइट की स्पीड से उड़ता है। हालांकि इस ड्रोन को तैयार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं चाइना के, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी स्पीड को लेकर, और कई टेस्ट पूरा करने के बाद आखिरकार उसने ये बाधा पार कर ली। हालांकि चाइना की तरफ से कहा जा रहा है। चाइना ने दावा किया है कि मानव रहित ये एयरक्राफ्ट किसी स्टैंडर्ड रनवे पर आवाज की स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ सकता है। यही नहीं, इसके अलावा उसने ये भी दावा किया है कि इस ड्रोन के इंजन को रनवे से अगर 250 किलोमीटर पहले भी बंद कर दिया जाए तो ये आसानी से लैंड कर लेगा। चीन दोस्तों अपनी नाक हमेशा तनातनी करके चलता है। ऐसे में उसने कहा कि उनका ये जो रहस्यमयी हथियार है वो अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे फाइटर जेट्स को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों अगली खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में चुपचाप तरीके से एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले साल इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था, लेकिन इस बार इसकी रेंज काफी बड़ी हुई है। मिसाइल को अमेरिकी वायुसेना ने खतरनाक बम वर्षक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से लॉन्च किया है। मिसाइल के नाम JSSM-ER यानी कि जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है और इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया। इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि साधारण JSSM मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर के आसपास है।
इसके अलावा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी मिसाइलों का फायदा ये होता है कि ये टारगेट को मिस करने का रिस्क नहीं रखती हैं। ज्यादा रिस्क वाले इलाके में भी ये अपने को बचा सकती है। B-2 बम वर्षक ने जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज को हवा में छोड़ा। इसके बाद मिसाइल ने टारगेट को सटीकता से निशाना बनाया। इस मिसाइल का वजन 1021 किलोग्राम है, लंबाई 14 फीट है और ये अपने साथ 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा इसमें GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, टर्मिनल इंफ्रारेड होमिंग, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन, इन सब को आधार बनाते हुए टारगेट को खोजकर उन्हें खत्म करती है। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना का अब झंडा पूरी तरीके से बदलने वाला है। कहा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत जब कमीशन किया जाएगा, उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नौसेना को नया निशान देंगे। वर्तमान में जो भारतीय नौसेना का झंडा है वो एक सफेद फ्लैग है जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाल धारियां बनी है, जिसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं। इसके बीच में भारत का चिन्ह बना है, तिरंगा ऊपर बाईं ओर लगा है। अभी तक इसे लेकर नौसेना ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि सफेद फ्लैग से क्रॉस तो हटाया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि नौसेना क्रेस्ट को फिर से झंडे पर लगाया जा सकता है। जो बातें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के ध्वजों में समान है वो बनी रह सकती हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।